नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे को लेकर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जनजातीय गौरव और विकास कार्यों की गति की समीक्षा की है। उन्होंने वसंत महिला महाविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की है और बच्चों को चॉकलेट बांटते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से चित परिचित अंदाज योगी आदित्यनाथ का देखने को मिल रहा है, किस तरीके से उनका वाराणसी का यह दौरा देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार की सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के वसंत महिला महाविद्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों पर शोध और विचार विमर्श को बढ़ावा है। सीएम ने अपने संबोधन में बिरसा मुंडा के संघर्षों और आदिवासी समाज के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है। उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबा बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। महाविद्यालय के पास अपने आप एक विरासत है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है कि सानिध्य में रह करके कितना आध्यात्मिक वातावरण महाविद्यालय परिवार का है। भारत की प्राचीन गुरुकुल की स्मृतियों को ताजा करता है। इन स्मृतियों को आगे बढ़ाते हुए इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को का जो विषय भी रखा गया है कि बिरसा मुंडा की विरासत, जनजातीय गौरव, बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उत्प्रेरक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का विषय अक्सर देश की वर्तमान आजादी को ही ध्यान में रख करके बनाया है। लेकिन याद करिए, ये जनजातीय समाज ने कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जब उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो? कौन सा ऐसा कालखंड रहा हो? मुझे लगता है जब भी इस देश के सामने, भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है, तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के योगदानों को याद करते हुए कहा कि इस समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इन्होंने देश के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। कर देंगे। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी, न जनकपुर की सेना थी। और सेना थी तो भारत की
इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे, और वह भी कहां, जो भारत की शेष भूमि से योजन दूर, कई सौ योजन दूर श्रीलंका के बीच में वो युद्ध लड़ा गया था। याद करिए, भारत की जनता आज भी उस व्यवस्था को उसी गरिमा के साथ, उसी गौरव के साथ और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ सम्मान देती है। भगवान कृष्ण के साथ उनके पूरे अभियान में कौन लोग थे? और दूर मत जाइए, मध्यकालीन भारत का इतिहास उठा करके देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सेना के संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए इन सब ने वहां पर उनका योगदान दिया। और परिणाम क्या था कि कुछ वर्षों तक महाराणा प्रताप को अरावली की जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था, लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तत्परता के साथ उस कालखंड में उस समय के सबसे बर्बर और इतिहास के सबसे बर्बर शासक के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय उनका सहयोग करने के लिए भी जनजातीय समुदाय बढ़ चढ़कर के सामने आया था। और परिणाम यही था कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सफलता प्राप्त हुई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वाराणसी के विद्या विहार मॉडल स्कूल में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने राहत शिविर में रह रहे परिजनों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। बच्चों को चॉकलेट और टॉफी देकर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने अपने हाथों से खाद्य सामग्री की किट भी बांटी। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों की पूरी सहायता और मुआवजा प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा आध्यात्मिकता, सामाजिक सेवा और विकास का अनूठा संगम रहा। बिरसा मुंडा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने जैसे कदम काशी की सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि को दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अगली खबर का रुख करते हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सूबेदारगंज जंक्शन पर स्वागत किया गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने यह स्वागत किया है। इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का बयान भी इसको लेकर के सामने आया है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ नए अध्याय की शुरुआत है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने यहां पर स्वागत किया है। इसी के साथ साथ उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि इस ट्रेन का शुभारंभ नए अध्याय की शुरुआत है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी की ओर से बयान दिया गया है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ नए अध्याय की शुरुआत है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सूबेदारगंज में स्वागत किया गया है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सूबेदारगंज में जोरदार स्वागत किया गया है। इसके साथ साथ नंद गोपाल नंदी की ओर से कहा गया है कि ट्रेन का शुभारंभ नए
हम सबका परम सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जिस दिन से इस देश की गद्दी पर बैठे हैं, प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता कर रहे हैं। भारतीय रेल के इतिहास में भी नित नए आयाम लिखे जा रहे हैं। आज जिस तरह से ये अमृत ट्रेन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है, अभी हमारी झंडी दिखा रहे थे तो पीछे बहुत सारे कुछ अधिकारीगण हैं, कुछ कर्मचारीगण हैं, कुछ जनमानस भी है। तो सभी लोग गाड़ी को देख कर कितना खुश हो रहे थे, ये हम लोग के लिए अच्छा हो गया। तो निश्चित रूप से भारतीय रेल ने नित नए आयाम को छुआ है। मेरी शुभकामनाएं हैं आदरणीय रेल मंत्री जी के प्रति। डीआरएम साहब बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और पूरा आपके साथ आपकी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैंने ऐसे ही हमने कहा कि 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और पहले का रेलवे स्टेशन देखिए और आज का रेलवे स्टेशन। वहीं अब बात धर्मांतरण के मुख्य आरोपी मौलाना छांगुर को लेकर के। मौलाना छांगुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। बलरामपुर में रेड के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क से जुड़े तमाम मामलों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे पहले लखनऊ, बलरामपुर, पुणे और अन्य स्थानों पर ईडी की 18 टीमों ने एक साथ 14 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर चौंकाने वाले सुराग हासिल किए हैं। इस कार्रवाई से लगातार डर बना हुआ है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान सोना, नकदी, लग्जरी गाड़ियां और संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। किस तरीके से ये कार्रवाई जारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी मौलाना छांगुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने मौलाना छांगुर के खिलाफ अपना शिकंजा और कस दिया है। छांगुर के प्रतिष्ठानों और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में ईडी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने गुरुवार को यूपी और महाराष्ट्र में एक साथ 14 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। ये कार्रवाई धर्मांतरण के मुख्य आरोपी मौलाना छांगुर उर्फ जमालुद्दीन शाह और उसके नेटवर्क के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रैकेट की जांच के तहत की गई। बलरामपुर के उतरौला, मधुपुर, रहरा माफी और लखनऊ के चिन्हट सहित पुणे में छापेमारी 13 घंटे तक चली। इस दौरान ईडी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की जांच की, जिसमें जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों के ठिकानों को भी खंगाला गया। लखनऊ के चिन्हट में बलरामपुर सीजीएम कार्यालय के बाबू राजेश उपाध्याय के घर पर भी रेड डाली गई। बलरामपुर के उतरौला में नीतू उर्फ नसरीन के नाम दर्ज एक कॉम्प्लेक्स में दुकानों, रजिस्ट्रों और अभिलेखों की गहन जांच हुई। ईडी ने छांगुर के करीबी सहयोगियों नीतू उर्फ नसरीन और उसके नवीन उर्फ जमालुद्दीन की संपत्तियों की भी जांच की। मधुपुर में छांगुर के मकान में पुलिस की मौजूदगी में कमरों के ताले खुलवाए गए और बारीकी से तलाशी ली गई। ईडी की जांच में पाया गया कि छांगुर और उसके नेटवर्क ने धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया। दुबई, यूएई और नेपाल के कई बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए की रकम हवाला और शेल एनजीओ के माध्यम से भारत लाई गई। ईडी ने 40 से अधिक बैंक खातों की जांच शुरू की है, जिनमें से 18 खातों में 68 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है, जिसमें से 7 करोड़ रुपए पिछले 3 महीनों में विदेश से आए हैं। मौलाना छांगुर के नेटवर्क में नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन जमालुद्दीन अहम किरदार थे। धर्मांतरण गैंग का खुलासा, नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खाते मिले। ऑफ इंडिया, पेटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई,
HDFC और नवीन उर्फ जमालुद्दीन के 6 खातों में लेन देन। ताजुद्दीन बुटीक जैसे ट्रस्टों के 8 खातों में करोड़ों की रकम। अल अंसारी एक्सचेंज जैसे खातों से विदेशी फंडिंग होती थी। पहचान छिपाने के लिए फर्जी हिंदू नामों का इस्तेमाल हुआ। नीतू और नवीन 19 बार UAE की यात्रा की। मौलाना छांगुर भी फर्जी पासपोर्ट से दुबई गया। यूपी ATS की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मौलाना छांगुर ने धर्मांतरण के लिए 1000 से 1500 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी, जिन्हें पेमेंट देकर काम सौंपा गया। छांगुर का कहां था नेटवर्क। यूपी में पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच में जाल फैलाया। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में धर्मांतरण का जाल। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी था जाल। इस तरह मौलाना छांगुर का देश भर में जाल फैलाकर लोगों का धर्मांतरण करता था। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि मौलाना छांगुर कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था। छांगुर का कोडवर्ड्स काजल लगाना यानी ब्रेन वॉश करना, मिट्टी बदलना यानी धर्म परिवर्तन, नया केस अर्थात नई लड़की, दीदार कराना यानी बाबा के सामने लड़की लाना। इस रैकेट का शिकार ज्यादातर 30 साल से कम उम्र की महिलाएं बनी। खुलासे के बाद मौलाना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं अब कई महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और छांगुर की काली करतूत का चिट्ठा खोल रही हैं। मौलाना छांगुर के खिलाफ ईडी की इस कार्रवाई ने उसके कथित धर्मांतरण और हवाला नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। विदेशी फंडिंग, अवैध संपत्तियां और संगठित रैकेट के खुलासे ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। प्रशासन और ईडी की सख्ती से क्या इस नेटवर्क का पूरी तरह खात्मा हो पाएगा, ये जांच के नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तो बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को प्रयागराज में टक्कर मारी है। इन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज में तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। यहाँ पर एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी है और इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रयागराज में ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस कार ने कई लोगों को घायल कर दिया। उसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, आज दिनांक 18 जुलाई को रात्रि करीब 10:30 बजे ये अंबेडकर चौराहे के समीप एक सफेद वैगनार अनियंत्रित होकर कुछ लोगों को चोटी कर दिया था, जिसमें से 3 महिलाएं घायल थी। उन्हें तुरंत यहाँ सारण में एडमिट कराया गया, जिनमें 2 के हालत जो है अन्य है तथा एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें एक स्पेशल 2 टीमों का गठन करके जो ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं तथा परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें तुरंत FIR करा के विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाड़ी कब्जे में ली गई, गाड़ी जो है उसको कब्जे में ले लिया गया है। ड्राइवर मौके से फरार है। उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। तो प्रयागराज से अब आपको अमरोहा लिए चलते हैं। अमरोहा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबकी लगातार ये तस्वीरें जो हैं ये सामने आई हैं। आपको बता दें, हसनपुर क्षेत्र के मनोटा पुल के पास एक स्कूल वैन और लोडर गाड़ी में टक्कर देखने को मिली है। एक शिक्षक और एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या कुछ ये मामला है और किस तरीके से यह हादसा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। अमरोहा के हसनपुर गजडौला रोड पर मनोटा पुल के पास एक स्कूल वैन और लोडर गाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई। वैन हसनपुर कस्बे से बच्चों और शिक्षकों को लेकर साहसोली गांव के इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जा रही थी। इस हादसे में 6 साल की बच्ची और एक टीचर की मौत हो गई। मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टीचर ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में 10 बच्चे, एक अन्य शिक्षक और वैन का ड्राइवर भी घायल हो गया। सभी घायलों को तुरंत हसनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से 5 बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मनोटा पुल के पास एक वैन जिसमें स्कूल के बच्चे जा रहे थे और एक
सामने से आती हुई पिकअप लोडर के बीच में एक एक्सीडेंट हो गया। इस वैन में करीबन 10 से 12 बच्चे, 3 स्कूल के टीचर्स या एडल्ट और एक ड्राइवर जो है ट्रैवल कर रहे थे। और जब ये सूचना प्राप्त हुई तो मौके पे पुलिस पहुंच गई और वहां पर एक बच्ची जो कि करीबन 5 वर्ष की थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और एक टीचर जो कि काफी गंभीर रूप से घायल थी, उनको तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। एक और बच्ची जो जिला अस्पताल रेफर हुई थी वो भी थोड़ी क्रिटिकल थी, उसको मेरठ रेफर कर दिया गया। और एक बच्चा और एक टीचर और एक ड्राइवर अब स्टेबल हैं, जिला अस्पताल में हैं, उनका उपचार किया जा रहा है, एक्सरेज किए जा रहे हैं, स्थिति सामान्य है, ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य है। लगातार स्कूली वैन जो है वैध तरीके से निर्बाध तरीके से वैध होती, पंजीकरण भी नहीं होती, लगातार दौड़ती रहती है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की? जिला सुरक्षा सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से और विद्यालय प्रबंधन को भी इस बारे में समय समय पर निर्देश दिए गए हैं और शासन के भी निर्देश हैं कि जितने भी स्कूल के वाहन हैं, कंडेम हैं, अनफिट हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, उन सबकी तत्काल जो है उनको फिट कराया जाए। इसका अभियान भी चलाते आए हैं और ये जो ओवरलोड की स्थिति आज सामने आई है, इसकी भी जांच करने का विषय है कि किन परिस्थितियों में इस वाहन के द्वारा इतने सारे बच्चों को और टीचर्स को लेके जाया जा रहा है। जनपद में तेज रफ्तार पे क्या कार्रवाई की जाती है, क्या अभियान चल रहा है तेज रफ्तार? जनपद में जिला सड़क सुरक्षा समिति है जिसमें पुलिस ट्रैफिक का भी एक अहम योगदान रहता है और ARTO ट्रांसपोर्ट का भी एक अहम योगदान रहता है। इन दोनों ही प्रमुख विभागों के माध्यम से जो वाहन तेज स्पीड से चल रहे हैं, चाहे वो वैन हो या फिर कोई अन्य वाहन, उस पे लगाम लगाने की कार्रवाई की जाती है। बट ये एक जांच का विषय है क्योंकि इन परिस्थितियों में ये लोडर तेज चल रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने लोडर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। हादसे ने स्कूल और स्थानीय समुदाय में शोक की लहर पैदा कर दी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और एक पिकअप वाहन में आमने सामने से टक्कर हो गई थी जिसमें 10 बच्चे, 2 टीचर और वैन ड्राइवर घायल है। इसके अतिरिक्त एक 5 वर्षीय बच्ची और एक टीचर की मृत्यु हुई है। इसमें सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी। सभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, तो विधिक कार्रवाई रिपोर्ट की जाएगी। अमरोहा में मनोटा पुल के पास पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग इस सड़क पर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और स्कूल वाहनों के लिए सख्त नियमों की जरूरत पर सवाल खड़े किए हैं। अमरोहा के मनोटा पुल पर हुआ ये हादसा एक मासूम और एक शिक्षिका की जान ले गया, जिसने पूरे समुदाय को गम में डुबो दिया। पुलिस की जांच और घायलों का इलाज जारी है, लेकिन इस त्रासदी ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर किया है। क्या इस हादसे के बाद प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाएगा, ये समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ।